Hello everyone. Today we will discuss about the composition and structure of atmosphere. In earlier classes we have discussed about the domains of the earth, and on the earth the three major domains: hydrosphere, atmosphere and lithosphere. Here we discuss about the atmosphere. जैसे ही हम एटमॉस्फेयर की बात करते तो हमारे दिमाग में गैसेस आती हैं जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट है, हमें विंड्स दिखाई देती हैं। तो सच में एटमॉस्फेयर में क्या ये गैसेस किस रेशियो में हैं? क्या सिर्फ गैसेस को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं? तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर कंपोज बाय, जैसा आप जानते हैं, गैसेस, देन प्लस देन वाटर वेपर्स प्लस डस्ट पार्टिकल्स. These all combined is called atmosphere. Atmosphere composed by gases, water vapor and dust particles. Let's start each of one. सबसे पहले अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो क्या एटमॉस्फेयर में सारी जगह एक जैसा गैसेस कंपोजिशन या एक जैसा गैसेस का रेशियो मिलता है? तो बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो एट द 120 किलोमीटर पर ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है कि 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन 120, जब हम एटमॉस्फेयर की हाइट पर 120 पर जाएंगे उसके बाद में जो ऑक्सीजन गैस है वो नहीं होती है। अब बात आती है दूसरी की वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स कहाँ तक हमें मिलते हैं? तो क्योंकि ऑक्सीजन गैस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है, इंसान को और ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। अब बात करते हैं कि इसके साथ जो वाटर वेपर और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ तक होते हैं? तो जो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स होते हैं वो होते हैं 90 किलोमीटर तक, यानी अप टू 90 किलोमीटर तक द वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द गैसेस की आप सब लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस का कंपोजिशन है वो नॉन रिएक्टेबल है। मतलब वेरियस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिलती हैं और बहुत सारी गैसेस का एक फिक्स रेशियो है एंड दे आर नॉन रिएक्टेबल, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती तो शायद आज यहाँ इतनी पॉइजनस गैस हो जाती कि शायद हम लोग जीते ही नहीं या हम लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कि कितना परसेंट कौन सी गैस का कंपोजिशन है। तो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाईएस्ट अमाउंट पर जो हमें मिलती है वो नाइट्रोजन मिलती है। तो जो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दीज ऑल गैसेस आर इम्पॉर्टेंट। नाइट्रोजन, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, हम लोग कहते हैं कि इंसान को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन होती तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फ्लेमेबल गैस है। ये एक ज्वलनशील, मतलब कि जो अकेली गैस को अगर हम ले तो हमारे जो लंग्स हैं उनको डैमेज कर सकती है। तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस का जो कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब लेते हैं तो हमारी जो लंग्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाती है नाइट्रोजन के बिना प्लांट्स शायद सरवाइव नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। दिस गैस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। इस गैस को हम ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं।
ये अगर ये वाली गैस नहीं होती, जैसे हमें कंबल क्या काम करता है, हमारे को प्रोटेक्ट करता है ठंड से, तो इसी तरीके से ये एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर से सोलर रेडिएशंस को आने तो देती है, पर उसे रिलीज़ होने, जो स्पेस में जब रिलीज़ होती है सोलर रेडिएशन, तो उसको बहुत धीरे धीरे होने देती है, जिससे कि हम लोगों को जब सनसेट हो जाता है उसके बाद में भी हमें गर्मी महसूस होती है। नहीं तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो शायद जब सनसेट हो जाता उसके बाद में तुरंत बाद में आइस कैप हो जाता, और जब दिन का टाइम होता तो शायद यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को, हीट को मेंटेन करने के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। ये गैसेज सोलर रेडिएशन को आने तो देती है पर जाने बहुत धीरे धीरे देती है। तो दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गैस। अब बात आती है कि जो इसके बाद में एक और जो एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर है जो हम लोगों को सरवाइव करने के लिए और हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, डैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज। डैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना ही होगा बेटा। जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है, जो हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए और हमारे लिए, उसके लिए प्रोटेक्ट करती है। अब बात आती है कि हमारे यहाँ पर ये तो हो गया गैसेस के बारे में, अब हम बात करते हैं वाटर वेपर्स के बारे में। तो वाटर वेपर्स की बात करें तो आपको पता है कि वाटर वेपर एवोपरेशन, यानी पानी का जब एवोपरेशन होता है और गैसेस फॉर्म में जब वाटर का प्रेजेंस होता है, डैट इज़ कॉल्ड वाटर वेपर। हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है उसका अमाउंट होता है, तभी तो हमें हवा ठंडी लगती है और तभी हमें हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अगर वाटर वेपर नहीं होता तो शायद कपड़े नहीं सूखते। तो कपड़े सूखने के लिए जो गीले कपड़े होते हैं उन पर जैसे ही हवा आती है तो वो उसे एवापोरेट कर लेती है, हीट उसे एवापोरेट कर लेती है। तो अब वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर क्या अर्थ पर सब जगह इक्वल है? तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ वेट और वार्म एरिया है वहाँ पर वाटर वेपर सबसे ज़्यादा अमाउंट पर प्रेजेंट होता है और एटमॉस्फेयर में करीबन 4% प्रेजेंट होता है। जहाँ वेट एंड वार्म एरिया है वहाँ पर 4% वाटर वेपर प्रेजेंट है। जबकि अगर हम वैसे बात करें इक्वेटर से और पोल्स की साइड की बात करें तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, और जबकि पोल्स पर वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो 1% से भी कम होता है। यानी जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वाटर वेपर्स का जो परसेंट है वो डिक्रीज़ होता जाता है। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट कंपोजिशन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वो है डस्ट पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड डस्ट पार्टिकल्स। अब जो थर्ड एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है जिससे एटमॉस्फेयर बनता है, डैट इज़ डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो डस्ट पार्टिकल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स दैट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये सॉलिड पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, डैट इज कॉल्ड डस्ट पार्टिकल्स। अब डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो अब डस्ट पार्टिकल्स में कौन से ऐसे हैं? जैसे सी सॉल्ट, देन स्मोक, ऐश, pollen and dust. These all are dust particles. Now
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो कंडेंसेशन होने में हेल्प करते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स होना जो फॉग होता है और स्मॉग होता है, उन सब के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर डस्ट पार्टिकल्स एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये तो बात हो गई कंपोजिशन की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब स्ट्रक्चर की बात करें कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, अगर हम स्पेस तक की बात करें तो क्या एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है. तो अगर हम ये स्पेस मान लेते हैं और ये अर्थ मान लेते हैं, यहाँ पर अर्थ है और अर्थ के ऊपर वाले पार्ट को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो अगर हम ये अर्थ हो गई और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो जो हम लोग जिस लेयर के अंदर कांटेक्ट आता है, तो एटमॉस्फेयर, द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट 4 लेयर्स. तो जो सबसे जिसमें हम लोग कांटेक्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉपोस्फेयर. देन सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर को हम स्पेस भी बोल देते हैं. नाउ व्हाट इज टॉपोस्फेयर. टॉपोस्फेयर क्या है. टॉपोस्फेयर में जितने भी क्लाउड्स, जितनी भी एक्टिविटी होती है, रेनफॉल होना, क्लाउड्स फॉर्मेशन, डस्ट, स्टॉर्म आना, तूफान आना, जितनी भी क्लाइमेटिकल जो चेंजेस आते हैं, दे ऑल इन टॉपोस्फेयर. टॉपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो 165 सेंटीमीटर पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होता है. और एट द टॉपोस्फोर्स, टॉपोस्फोर्स क्या होता है, द लेयर विच इज सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर एंड टॉपोस्फेयर. जो टॉपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करती है, डेट इज कॉल्ड टॉपोस्फोर्स. और एट द टॉपोस्फोर्स पर अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर होता है इसका टॉपोस्फेयर का, डेट इज -45 डिग्री सेल्सियस एंड -80 डिग्री सेल्सियस. 80 डिग्री सेल्सियस तो होता है इक्वेटर पर और 45 डिग्री सेल्सियस होता है पोल्स पर. अच्छा, अब बात करें कि थिकनेस की, तो इसकी जो एवरेज थिकनेस है, डेट इज 13 किलोमीटर. जो टॉपोस्फेयर की थिकनेस है, डेट इज 13 किलोमीटर, बट इट इज़ वेरीज इन द पोल्स एंड इक्वेटर. इक्वेटर पर इसकी थिकनेस मोटी है 18 किलोमीटर. इक्वेटर पर टॉपोस्फेयर की जो थिकनेस है, डेट इज 18 किलोमीटर. एंड एट द पोल्स इट्स थिकनेस इज 8 किलोमीटर. पोल्स पर इसकी टॉपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो कम है, जबकि इक्वेटर पर इसकी थिकनेस 18 किलोमीटर है. नाउ स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में हमें एट द 50 किलोमीटर 1 लेयर डेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, डेट इज ओजोन लेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर मिलती है, ओजोन लेयर, एंड डेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अब बात होती है कि ये डेट ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टेड फॉर अस एट अल्ट्रावायलेट रेज, एंड इट इज गुड फॉर द जेट प्लेन्स एंड जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लाइमेटिकल कंडीशन नहीं होती. तो अप टू द 50 किलोमीटर इट इज द लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर. नाउ नेक्स्ट वन इज मीसोस्फेयर. मीसोस्फेयर के अंदर मीटियोर्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं. यहाँ पर जो भी मीटियोर्स आते हैं वो बर्न हो जाते हैं, और साथ में एट द मीसोस्पोर्स के पास में हमारी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, डेट इज़ -100 डिग्री सेल्सियस. मीसोस्पोर्स क्या है, सेपरेट द थर्मोस्फेयर एंड मीसोस्फेयर लेयर, डेट इज़ कॉल्ड मीसोस्पोर्स, जिसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है. थर्मोस्फेयर में नेक्स्ट जो लेयर है, डेट इज़ थर्मोस्फेयर, एंड डेट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. जितने भी टीवी और मोबाइल के सिग्नल्स मिलते हैं, डेट इज़ इन थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर के अंदर आयंस पार्टिकल्स होते हैं जो सिग्नल पकड़ने में हेल्प करते हैं. तो जिस लेयर के अंदर आयंस मिलते हैं, डेट इज़ कॉल्ड आयनोस्फेयर,
और यहाँ पर जाने के बाद में टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, जितने भी टीवी सिग्नल्स पकड़ते हैं, वो सारे के सारे कैच करते हैं, वो सारे थर्मोस्फेयर से पकड़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द structure of the atmosphere. Let's recall again it. The structure of the atmosphere consists 4 layer: टॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। इन सबको सेपरेट करने वाली, स्ट्रेटोस्फेयर और टॉपोस्फेयर को सेपरेट करने वाली नीचे, आपको याद करने का तरीका है कि नीचे वाली लेयर का ही पॉज जो वर्ड लगा दोगे तो वो इसकी सेपरेशन वाली लेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको सेपरेट करने वाली लेयर को बोला जाएगा टॉपोस्पॉज। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर नीचे, तो यहाँ पर जो सेपरेट करेगी उस लेयर को बोला जाएगा स्ट्रेटोस्पॉज। यहाँ पर मेसोस्फेयर नीचे, तो यहाँ पर बोला जाएगा मेसोस्पॉज। और यहाँ